अस्सलाम वालेकुम। स्टेटस 1 में ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने के क्राइटेरिया पर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अब हम स्टेटस 2 के लिए सिमिलियर मेडिसन और स्टेटस 3 के लिए सिमिलिमम रेमेडी प्रेस्क्राइब करने के क्राइटेरिया पर बात करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत अहम है, ख़ुसूसन स्टेटस 3 से मुतल्लिक़ बुनियादी नुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि लेक्चर के आखिर तक आपकी पूरी कंसंट्रेशन बनी रहे। तो जैसा कि इब्तिदा में एक्सप्लेन किया गया कि स्टेटस 2 थेराप्यूटिक मॉडल में पैथोफिजियोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट के लिए सिमिलियर मेडिसिन्स तजवीज़ की जाती हैं। इस मकसद के लिए डिज़ीज़ पार्टिकुलर एंड लोकलाइज्ड सिम्टम्स, जिसमें PQRS सिम्टम्स भी शामिल हैं और कॉमन सिम्टम्स भी शामिल हैं, मज़ीद लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज़, कनकॉमिटेंट्स, काजेशंस और एक्यूट मियाज़म्स को मद्देनज़र रखा जाता है। स्टेटस 2 थेराप्यूटिक मॉडल में मेडिसिन्स के फिजियोलॉजिकल एक्शन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेडिसिन्स के सीट ऑफ एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन और फिजियोलॉजिकल एक्शन का जानना बुनियादी अहमियत का हामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं चेलिडोनियम की एक मिसाल पेश करता हूँ। चेलिडोनियम सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम के ज़रिए असरअंदाज होती है और इसके 3 स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन हैं। नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और नंबर 3 लिवर। लंग्स में ये कंजेशन प्रोड्यूस करती है। चेलिडोनियम प्रोड्यूसेस हाइपरीमिया, इन्फ्लेमेशन एंड हेपेटाइजेशन ऑफ द लंग्स थ्रू न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हाइपरीमिया, वाटरी बाइलियस स्टूल्स और स्टमक में एमेसिस, वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है। और लिवर में ये कंजेशन, इन्फ्लेमेशन और जॉन्डिस जो है प्रोड्यूस करती है। स्टेटस 2 के लिए एक्यूट मियाज़म्स को भी पेश नज़र रखा जाता है। एक्यूट मियाज़म्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रिकरेंट एक्यूट मियाज़म, जिसमें कोलरा, नमूनिया वगैरह शामिल हैं, डिप्थेरिया शामिल है और बहुत से शामिल हैं। और दूसरी किस्म है नॉन रिकरेंट एक्यूट मियाज़म, जिनको फिक्स्ड मियाज़म्स भी कहा जाता है, जिसमें स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, मीज़ल्स वगैरह शामिल हैं। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट हम स्टेटस 3 के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है इसका सिमिलिमम रेमेडी तक पहुंचने का और तजवीज़ करने का। तो पर्सन इन डिज़ीज़ स्टेटस 3 क्लासिकल मॉडल में पर्सन के लिए सिमिलिमम रेमेडी तजवीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि पर्सन के मेंटल और फिज़िकल जनरल सिम्टम्स, PQRS सिम्टम्स, काजेशन, साइकोलॉजी, सेंसेशन और जेनेटिक्स को समझा और जाना जाए। मज़ीद क्लासिकल मॉडल में क्रॉनिक मियाज़म्स को जानना भी निहायत ज़रूरी है। अगर हम चाहें कि होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी को 2 लफ्ज़ों में बयान करें, तो वो 2 अल्फाज जो पूरी होम्यो फ़िलासफ़ी को बयान कर सकते हैं वो हैं इंडिविजुअलिटी और मियाज़म्स। हानीमन ने 3 क्रॉनिक मियाज़म्स को एक्सप्लेन किया है। ये 3 बुनियादी मियाज़म्स सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस हैं और फिर इन मियाज़म्स के कम्बिनेशन से मज़ीद ट्यूबरकुलर मियाज़म और कैंसर मियाज़म वगैरह नमू पाते हैं। बाज़ होम्योपैथ्स मियाज़म को अहमियत नहीं देते। उनके नज़दीक मियाज़म महज फ़िलासफ़ी और थ्योरी है और ये नॉन प्रैक्टिकल हैं। अगरचे ऐसे होम्योपैथ्स में से कुछ होम्योपैथ्स कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी ऐसी प्रेस्क्रिप्शंस को देखा जाए
جس سے مریض مکمل کیور ہو گئے تو در حقیقت ان کی پریسکرائب کردہ ادویات متعلقہ میازم کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے ایکسپرٹ ہومیوپیتھس کی تعداد کم ہے اور انہیں یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے سال ہر سال کا ایک طویل سفر طے کرنا پڑا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس میازمز کو سسٹمائز طریقے سے سمجھا جائے اور انہیں وہ ویلیو دی جائے جو ہانیمن نے دی تو کامیابی کا یہ طویل سفر مختصر ہو سکتا ہے اور ہومیوپیتھس کی اکثریت کامیاب پریکٹیشنرز بن سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں میازمز کو سمجھنے کے لیے جینیٹکس کے علم کو بھی بروئے کار لایا جانا چاہیے اور اس پر ریسرچ ورک ہو بھی رہا ہے۔ ہانیمن کی ریسرچ کے مطابق یہ میازمز ہی ہیں، کرونک میازمز ہی ہیں جو کیور کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کرونک ڈیزیزز کی بنیادی وجہ ہیں۔ اب اگر اس کو جینیٹکس سے کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ماڈرن جینیٹکس کے علم کے مطابق ڈیزیز پروموٹنگ ایپیجینیٹک آلٹریشنز کرونک ڈیزیزز کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس سے ہم یہ لاجیکل کنکلوژن ڈرائیو کر سکتے ہیں، یہ لاجیکل کنکلوژن لے سکتے ہیں کہ ڈیزیز پروموٹنگ ایپیجینیٹک آلٹریشنز دراصل کرونک میازمز کی بائیولوجیکل ریپریزنٹیشنز ہیں۔ ہانیمن نے میازمز کی تھیوری اس وقت پیش کی جب کہ ابھی جینیٹکس کا علم وجود میں نہیں آیا تھا۔ ہانیمن نے میازمز کو ایک جنریشن سے نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہونے کے پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ورڈز یوز کیے ہیں وہ ہیں انفیکشیس فلوئڈ ٹرانسمیشن آف میازمز۔ یہ ورڈ ہانیمن نے یوز کیے ہیں۔ اگر ہم اس کی جگہ ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن آف دا جینم کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہ دونوں فینومینا یعنی انفیکشیس فلوئڈ ٹرانسمیشن آف دا میازم اور ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن آف دا جینم یہ دونوں سملیئر پراپرٹیز ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور ہومیو جینیٹکس کا دور ہوگا انشاءاللہ۔ ماڈرن ریسرچ اور ایویڈنسز، سائنٹیفک ایویڈنسز سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات جینم پر اثرات رکھتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز ایکٹ آن دا جینم بائی ماڈولیٹنگ جین ایکسپریشن۔ فار ایگزامپل ہیلا سیلز پر کنڈیورینگو 30C اور ہائیڈراسٹس 30C کے ایفیکٹس کو آبزرو کیا گیا اور انہیں کنٹرول گروپ سے کمپیئر کیا گیا تو ان میڈیسنز نے 100 سے زیادہ جینز کے ایکسپریشن پیٹرن میں تبدیلی پیدا کی۔ ایپس میلیفیکا 3C 5C 7C کے ایفیکٹس کو ہیومن RWPE1 پروسٹیٹ ایپیتھیلیل سیل لائن پر آبزرو کیا گیا تو اس نے سینکڑوں جینز کے ایکسپریشن میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کیں۔ جلسیمیم 2C کے ایفیکٹس کو ہیومن نیوروسائٹ سیل لائن پر آبزرو کیا گیا۔ جلسیمیم نے نیورل فنکشن میں انوالو 56 جین کے ایکسپریشن کو نمایاں طور پر چینج کیا۔ اسی طرح روٹا، کارسینوسینم، تھوجا، فائٹولیکا، کونیم، لائکوپوڈیم، سلفر وغیرہ کی مختلف پوٹینسیز کے ایفیکٹس کو آبزرو کیا گیا۔ ان میڈیسنز نے مختلف پوٹینسیز میں مختلف کینسر سیلز میں ایپوپٹوسس پروسیس کو انکریز کیا، ایپوپٹوسس پروسیس میں اضافہ کر دیا، اس کو ایکسلریٹ کر دیا۔ تو بات کو سمیٹتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی ایک آرٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہومیوپیتھک دوا تجویز کرنا ایک آرٹ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک سائنس ہے، بلکہ یہ ایک ماڈرن سائنس ہے، اور جب تک سائنس کو اس آرٹ سے کو ریلیٹ نہ کیا جائے یہ آرٹ نامکمل ہے۔
सिस्टमाइज होम्योपैथी का कंप्लीट लेआउट ब्रीफली आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। सिस्टमाइज होम्योपैथी के प्रैक्टिकल पार्ट में स्टेटस 3 की डिटेल्स में मियाज़म्स को नहायत आसान और दिलचस्प तरीके से फ़िज़िकल लेवल और मेंटल लेवल पर एक्सप्लेन किया जाएगा और मियाज़म से मुतल्लिक़ मिसकंसेप्शंस और रॉन्ग कंसेप्ट्स को दूर किया जाएगा। यहाँ मुख्तसरन और तमहीद के तौर पर आपकी दिलचस्पी के लिए चंद बेसिक पॉइंट्स का ज़िक्र करता हूँ। 3 मियाज़म्स को समझने के लिए आप 3 वर्ड्स को ज़हन नशीन कर लें। सोरा के लिए डेफिशिएंसी, साइकोसिस के लिए प्रोलिफरेशन, और अगर प्रोलिफरेशन जो है वो मैलिग्नेंट हो तो फिर वो कैंसरियस मियाज़म होता है। प्रोलिफरेशन के मीनिंग है किसी सब्सटेंस की जो है क्वांटिटी में, अमाउंट में तेज़ी से अगर इजाफा हो तो उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। और सिफिलिस के लिए डीजनरेशन का वर्ड जहन नशीन कर लें। एनी डिजीज़ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी, scantiness or absence, and all hypo conditions reflect SORA. For example, atrophy, ataxia, anemia, anorexia, etc. And all hyper and excesses are psychotics. For example, hypertrophy, hyperplasia, hypersexuality, excess work जिनको हम रेपर्टरी के रूब्रिक की लैंग्वेज में कहते हैं वर्कोहलिक्स। और सिफिलिस के लिए डीजनरेशन के वर्ड को जहन में रखें। डीजनरेशन एंड इर्रेगुलर मैनिफेस्टेशंस आर सिफिलिस। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रोफी, डिस्प्लेजिया, डिस्फेजिया। इर्रेगुलर मैनिफेस्टेशंस सच एज irregular peristalsis movement, high systolic and low diastolic blood pressure etc. ये सिफिलिटिक मियाज़म में आते हैं। तो ये फ़िज़िकल लेवल पर चंद बुनियादी नुकात आपके सामने पेश किए हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह इसके मौके पर बयान की जाएगी। मेंटल लेवल पर इसको थोड़े पॉइंट इसके बुनियादी मैं बयान करता हूँ। मेंटल लेवल पर सोरा में एक्साइटेबिलिटी, सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी पाई जाती है। साइकोसिस में ईगोटिज़म और सिफिलिस में परवर्जन्स पाई जाती हैं। साइकोसोरिक में डुअलिटी और जेनरोसिटी पाई जाती है। ट्यूबरकुलर मियाज़म में डिससेटिस्फैक्शन, इंटॉलरेंस और चेंज डिज़ायर पाई जाती है। कैंसरियस मियाज़म में फास्टिडियसनेस और एक्सट्रीमनेस पाई जाती है। एक बात याद रखिए कि माइंड इज़ द मास्टर ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। मरीज़ जिन अल्फाज में गुफ्तगू करता है उससे भी मियाज़म्स का एक मुहतात अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मसलन मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पिछले चंद महीनों से आपसे कंसल्ट करने का प्लान बना रहा था। तो इसका रूब्रिक होगा पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे। मियाज़म साइकोसिस है और मेन रेमेडी मेडोरिनम है। क्या देखें, मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरी तकालीफ़ ठीक हो गई, अगर मेरा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया तो मैं आपके पास मज़ीद मरीज़ लेकर आऊँगा। तो इसका रूब्रिक है बारगेनिंग। और मियाज़म साइकोसिस है और मेन रेमेडीज़ पल्साटिला और सिलिशिया हैं। इसी तरह मज़ीद देखें, मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब इस मसले के लिए किसी सर्जन और स्पेशलिस्ट से मशवरे की ज़रूरत है। तो क्या है कि ये रूब्रिक है डिज़ायर फॉर चेंज और मियाज़म है ट्यूबरकुलोसिस। मज़ीद देखें कि मरीज़ अगर यूँ कहे कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी काबिल इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब क्या ये काबिल इलाज है? तो रूब्रिक है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ और मियाज़म है सिफिलिस। मज़ीद देखें कि मरीज़ अगर कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे अपनी बीमारी की ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जब लोग मुझसे
इस बारे में पूछते हैं, मेरी बीमारी के बारे में पूछते हैं, तो मुझे परेशानी लग जाती है। तो रूब्रिक है सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशंस, और ये मियाज़म सोरा है, और मेन रेमेडी इसकी पल्सटीला है। सिस्टमाइज होम्योपैथी के प्रैक्टिकल पार्ट में हम सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, साइकोरिक, ट्यूबरकुलर और कैंसेरियस मियाज़म्स के 7 बेसिक माइंड रूब्रिक्स और फिर उनके सब रूब्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे मियाज़म्स को मास्टर करना नहायत दिलचस्प और आसान हो जाएगा। मज़ीद इसमें जो कुछ बुनियादी नुकात बयान किए हैं, जैसे कि सोरा के लिए डेफिशिएंसी, और साइकोसिस के लिए हाइपर, और सोरा के लिए हाइपो, और तो ये, और सिफिलिस के लिए डीजनरेशन, डिस्ट्रक्शन। तो इनको अगर आप गौर करें तो जो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनको आप वहाँ पर भी मुहतात तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि जब लेबॉर्ट्री को टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, और क्या उसमें जो उसके नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं, क्या उससे वो इंक्रीज़ जा रहे हैं या उनसे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, या क्या को डीजनरेशन टाइप को ये शो कर रहे हैं। तो उन लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन से भी अगर आप गौर करें और इस पर मश्क करें, और तो इससे भी आप एक मुहतात अंदाज़ा मियाज़म्स के बारे में लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला सेकंड लेक्चर जो था, ये लेआउट के बारे में, ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में होगा कि स्टेटस 1, स्टेटस 2 और स्टेटस 3 के लिए क्या अप्रोचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं या की जा सकती हैं, उन पर हमारी बात होगी। और उससे आगे फिर जो हमारा लेक्चर होगा वो फिर प्रैक्टिकल पार्ट सिस्टमाइज होम्योपैथी का इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।